तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो वह कन्फ्यूजन आपको पैदा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से हम इस प्राग ऐतिहासिक काल को समझेंगे। और हम अंत में, वीडियो के अंत में आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको तैयारी के लिए, उसको रिवीजन के लिए आपको बहुत ही बेहतर साबित होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि हम इतिहास में यही देखते हैं कि हमारे पीछे जो भूतकाल में है क्या क्या हुआ था। तो बात करता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति, पृथ्वी के निर्माण से बात आ जाती है। तो पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है 450 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, 450 करोड़ वर्ष पहले, इसको 4.5 अरब वर्ष पहले भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4.5 अरब साल पहले। ठीक है, एक मिनट। हाँ, और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब हुआ है? 3.5 अरब साल पहले। इसमें कितना साल का डिफरेंस है? इसमें 1 करोड़ साल का डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर निर्माण के पश्चात मनुष्य का उद्भव इसकी चौथी अवस्था में हुई। पृथ्वी पर जब मनुष्य की उपस्थिति हुई, तो उस समय पृथ्वी अपना चौथी फेज में था। मतलब कि पृथ्वी जब निर्माण हुआ, पहला फेज कोई और, किसी का और का जीवन होगा, दूसरा फेज में किसी और का जीवन होगा। तो वहीं बोल रहा है कि मनुष्य कब आए पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर चौथी फेज में मनुष्यों का उद्भव हुआ। ये देखिए, इम्पोर्टेंट लाइन है कि मानव उस समय पत्थरों का उपयोग किया करते थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। मेन इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्यों पाषाण का मतलब ही हुआ, पाषाण का मतलब ही हुआ पत्थर एज। इसे इंग्लिश में स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इसी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। पहला को कितना साल पुराना है ये बांट रहा है, देखिए 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, जिसे BC भी कहा जाता है। 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। BC का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, हम आपको पूरा क्लियर करते चलेंगे। BC का मतलब ये हुआ कि जीरो से, ये जीरो है, जीरो से पीछे कितना साल पहले, मतलब यहाँ से काउंटिंग होगा, यहाँ से, और यहाँ से आगे की तरफ काउंटिंग होगा। इसको AD बोलेंगे और इसको BC बोलेंगे। तो ये है या जीरो से इतना साल पहले। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल, तो 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब यहाँ पे होगा 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का जो एज है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक है, और नव पाषाण काल का एज है 8,000 से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक है। हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल है, तीनों था ना, पहले पाषाण काल था, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसमें पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांट रहा है, क्योंकि पूरा पाषाण काल का जो एज है 20 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है, जिसके कारण इसे
3 भागों में बांटना पड़ रहा है और उतने सालों में जलवायु चेंज हुए होंगे, इसके कारण भी इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर कहीं पूछे तो कि आखिर 3 भाग में इसे क्यों बांटा जा रहा है, तो जलवायु चेंज हुआ है और जलवायु चेंज होगा उतना सालों में, तो फिर मानव जो उपस्थित हैं, मानव के औजार भी चेंज होंगे, तो इसके कारण इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखते हैं कि आखेटक एवं संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। इस काल को, पूरा पाषाण काल को बोल रहा है कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। आखेटक का मतलब होता है कि शिकारी, खाद्य संग्राहक का मतलब कि खाद्य को संग्रह करता है। कंदमूल हो गया, भोजन को संग्रह करके खाने के लिए संग्रह करने वाला मानव बोलते हैं इसे, समझ गए। आखेटक का मतलब होता है, आखेटक का मतलब शिकारी होता है, ठीक है। तो उस समय मानव शिकार किया करते थे और शिकार किसका किया करते थे, बड़े जानवरों को ज़्यादातर शिकार किया करते थे वो लोग। और सभ्यता का उदय व विकास प्लीस्टोसीन काल में हुआ और मानव का विकास इसी काल में हुआ था। इस सभ्यता का जो विकास है प्लीस्टोसीन काल में, मतलब हिम युग, मतलब पृथ्वी पर जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, उसे हिम युग कहते हैं। तो बोल रहा है कि सभ्यता का उदय व विकास प्लीस्टोसीन काल, उसे हिम युग में हुआ और मानव का विकास भी इसी काल में हुआ। तो पृथ्वी पर मानव कब से रहने लगे हैं, जब पृथ्वी पर हिम युग था और मतलब समाप्त होने वाला है हिम युग, तभी से मानव यहाँ पे रहने लगा है। जलवायु व औजारों के उपलब्धता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्या बांटता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए कि ये जो 20 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था, डेट था ना, पूरा पाषाण काल का जो डेट है क्या है, 20 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था। तो इसी के अंदर से यहाँ पे डेट न बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेट 20 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें मध्य पूरा पाषाण काल का जो डेट है 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पूरा पाषाण काल का जो डेट है 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर है। और यहाँ पे औजारों का क्रम देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे, आगे तो देखेंगे ही, पर यहाँ पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा क्रम में, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में जो है क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपकरण बनाए जाते थे। क्वार्टरजाइट पत्थर का मतलब होता है कि हार्ड, बहुत ही ठोस पत्थर हुआ करता था, उससे औजार बनाया जाता था उस काल में। और क्वार्टरजाइट पत्थर से क्या बनाया जाता था, हस्त, कुठार, विद्रणी एवं खंडक, हाथ से पकड़ने वाला ये सब हथियार है, और काटने चीरने वाला ये जो हथियार है। मध्य पूरा पाषाण काल में जैस्पर और चार्टर पत्थर, ध्यान रखिएगा, पहला में क्या है, क्वार्टरजाइट पत्थर है, और दूसरा में क्या है, जैस्पर व चर्ट पत्थर। और इस पत्थर से क्या बनाया जा रहा है, फलक उपकरण बनाया जा रहा है, और एक चॉपर उपकरण स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इस सबको नोट करते रहिएगा। अगला है उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी व खुरचनी बनाए जा रहे हैं। तक्षणी व खुरचनी, यहाँ पे ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको, ये जो तक्षणी और खुरचनी जो है एक तरह से उपकरण है, और उपकरण में जैसे अस्थि मतलब हड्डियों के उपकरण का स्टार्ट हो चुका है, हड्डियों का उपकरण यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ध्यान है ना, निम्न पूरा पाषाण काल ये वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है।
निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्य बिंदु क्या क्या हैं देखिए। महत्वपूर्ण उपकरण जैसे हस्त कुठार, विदरणी और खंडक, इंग्लिश भी देखते जाइएगा, हैंड एक्स, क्लीवर एंड चॉपर, यहाँ पे उपकरण है। ठीक है। उपकरण निर्माण में अधिकांश क्वार्टरजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने बता चुके हैं कि क्वार्टरजाइट पत्थर मतलब कि बहुत हार्ड पत्थरों का उपयोग किया जाता था निम्न पूरा पाषाण काल में। क्रोड उपकरणों की प्रधानता, इसमें क्रोड जो उपकरण है मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी, मतलब बहुत ज़्यादा ये उपकरण बनाया जाता था। और बाद में शल्क उपकरणों ने स्थान ले लिया। तकनीकी विकास का ये घोतक है। बाद में बोल रहा है कि शल्क उपकरणों ने अपना स्थान ले लिया और ये तकनीकी विकास मतलब कि विकास स्टार्ट हो चुका है। तकनीकी मतलब कि एक तरह से बदलाव हो रहे हैं उनके उपकरणों में। अधिकांश तौर पे बड़े जानवरों के शिकार किया जाता था निम्न पूरा पाषाण काल में, मतलब कि सबसे पहले के काल में, जैसे कि 20 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, उतना साल पहले याद करिए कि मानव जो है बड़े जानवरों को शिकार किया करता था। और उसके बाद मानव को अग्नि का ज्ञान था परंतु उपयोग नहीं जानते थे उस समय। निम्न पूरा पाषाण काल के जो बात करें तो बोला जा रहा है कि अग्नि का ज्ञान तो था परंतु उपयोग करना नहीं जानते थे कि इसका उपयोग क्या है। इसमें हम महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं तो स्थल है सोहन की घाटी, और यहीं पे सोहन नदी घाटी में सोहन संस्कृति का विकास हुआ। उसके बाद बेलन की घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, नेवासा महाराष्ट्र में, और गोदावरी नदी के तट महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र नहीं, ये गोदावरी नदी का तट कहाँ हो जाएगा, 1 मिनट हम कंफर्म कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों ये गोदावरी नदी का तट भी महाराष्ट्र में कंफर्म हो चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत के कोर्तल्यार घाटी के अतरिपक्कम स्थान हैंडेक्स एंड क्लीवर और खंडक बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। यहाँ पे एकमात्र दक्षिण भारत में कोर्तल्यार घाटी का अतरिपक्कम स्थान हैंडेक्स एवं क्वीलर खंडक बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य पूरा पाषाण काल के हम लोग देखते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण में हथियारों की गुणवत्ता में सुधार होने लगा। जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है मानव के हथियारों के उपकरणों में सूक्ष्मता एवं सुधार एवं गुणवत्ता, कहने का मतलब कि जो हथियार हुआ करते थे अब धीरे धीरे धारीदार हथियार होने लगे हैं, बहुत तेज धार वाले हथियार होने लगे हैं, क्योंकि मानव को शिकार करना है इसके कारण हो सकता है। ठीक है। और क्वार्टरजाइट की जगह जैस्पर व चट पत्थरों का शुरुआत हो चुका है। फलक उपकरण के कारण इन्हें फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल में, ठीक है, फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, या फिर पूछेगा तो पहले इसका उत्तर बता दे रहे हैं। फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल को कहते हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि फलक संस्कृति किस काल को कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंड एक्स के जगह पहले वाला में जो है निम्न वाला में क्या था, हैंड एक्स था। हैंड एक्स, 1 मिनट, हैंड एक्स उपकरण हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि हैंड एक्स के जगह अब कौन सा उपकरण जगह ले चुका है, और मध्य पूरा पाषाण काल में कौन सा जगह ले चुका है, हैंड एक्स की जगह चॉपर जैसा एक नया उपकरण की प्रधानता
हो गया है इसमें देखेंगे। और ये जो चॉपर उपकरण है काटने वाला उपकरण होता था। मानव अब भी शिकारी व भोजन संग्राहक था, परंतु गुफा में वास करने लगा था। मानव अब भी शिकार करता था, अब भी भोजन का संग्रह करके खाना खाता था, भोजन करता था, कंदमूल खाता था, परंतु मानव अब बुद्धि वाला होने लगा है, तो उसको धूप ऊप लगता होगा, तो जिसके कारण अब वह बाहर नहीं बल्कि गुफा में रहता था। अब यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल का स्थल देख लेते हैं। नेवासा महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, भीमबेटका, ठीक है। और कृष्णा घाटी एक है, कृष्णा घाटी में नेवासा इस काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है, मतलब मुख्य स्थल है नेवासा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है नेवासा, इस स्थल का प्रारूप है। तो ये प्रारूप कहने वाले कौन हैं? ये एच.डी. संकालिया हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एच.डी. संकालिया ने महाराष्ट्र का नेवासा को प्रारूप स्थल घोषित करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नेवासा और कौन सा स्थल इसमें भी है, ध्यान दीजिए, बेलन घाटी और नेवासा। इसमें देखिए बेलन घाटी, लाल पेन से कर देते हैं, बेलन घाटी और नेवासा, ये दोनों स्थलें निम्न पुरापाषाण काल में भी है। बेलन घाटी और नेवासा निम्न पुरापाषाण काल में भी है और मध्य पुरापाषाण काल में भी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। अब दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल को देखते हैं तो हिम युग की अंतिम अवस्था है। हिम युग जो है, पृथ्वी पर हिम युग अब समाप्त होने की अवस्था में है और मानव पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगी, जिसके कारण मानव का विकास शुरू होने लगा। हथियारों में तक्षणी एवं खुरचनी की प्रधानता होने लगी। अस्थि उपकरणों की शुरुआत होने लगी। इस काल की प्रमुख विशेषता है, ध्यान दीजिएगा कि अस्थि उपकरण मतलब कि हड्डियों का उपकरण का शुरुआत हो चुका है, जो कि मुख्य विशेषता यही है। उसके बाद बेलन घाटी के लोह देनाले से प्राप्त हुआ है मातृ देवी की मूर्ति। ये बहुत ही खास है, मातृ देवी की मूर्ति। और ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि 4000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के हम लोग काल पढ़ रहे हैं। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बेलन घाटी के लोह देनाले से प्राप्त हुई है। तो याद रखिए कि बेलन घाटी से क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। इस मूर्ति की अच्छा ठीक है। मानव जीविका पशुओं और पेड़ों पर निर्भर थी, पर अब छोटे छोटे समूहों में रहने लगे। मानव अब बोल रहा है कि उच्च पुरापाषाण काल में, मतलब कि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में मानव जो था एक तरह से पशुओं और पेड़ों पर निर्भर थी, परंतु अब धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों में रहने लगे हैं। छोटे छोटे समूहों में रहेंगे तो याद करिए कि छोटे छोटे जब समूह में लोग रहेंगे तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, लोग इकट्ठा होंगे, गांव बनेगी, बस्तियां बनेगी। तो अब धीरे धीरे घरों का शुरुआत होगा, कृषि का डेवलपमेंट्स होने लगेंगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मिलता है, गुफा चित्रकारी हमें रायसेन जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थल पर मिलता है। रायसेन जिला में, विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका के रायसेन जिला। एक मिनट। रायसेन जिला में बहुत सारी पशुओं की चित्रकारी और मानव की चित्रकारी मिलती है। भीमबेटका की चित्रकारी के साक्ष्य मिला है। इसमें से बता दें कि लाल, गहरे लाल, हरे रंग का उपयोग होता था।
इस चित्रों में भैंस भी बनाई जाती थी, हाथी, बाघ, गेंडा, सूअर के प्रमुख चित्र यहाँ पे मिला करता था। और वहाँ पे इसका जो खोज है, और यही भीमबेटका का जो खोज है 1958 में कौन करते हैं? V.S. वकाणकर। आगे देखेंगे इसके बारे में, आगे है, ठीक है। और इसी उच्च पुरापाषाण काल में विश्वव्यापी संदर्भ में दो बहुत ही प्रमुख खोज हुई है, और दो नए, एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एक तरह से नया चीज़ बनाया जा रहा है, जिसमें से एक है कि नए चमक व उद्योग की स्थापना, और नंबर 2 है आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय होने लगा। जो मानव सोचने, समझने, बूझने लगा है, इसे होमो सेपियंस कहा जाता है। मानव के पास आइडिया करने का सोच विकसित हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैप को थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन लोकेशन उसका लगभग सही है। बेलन घाटी, ठीक है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास। यहाँ से क्या मिला है? पालतू पशुओं के अवशेष मिला है। भीमबेटका नदी घाटी आदि मानव के निवास स्थल यहाँ से मिला है, और इसको जुलाई 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हथनौरा, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि 1982 में मानव खोपड़ी के जीवाश्म भारत में मानव का अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य है। नर्मदा घाटी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, हम बोले थे कि आपको याद रखना है। यहाँ से 1982 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला से स्थित हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी है, यहाँ से मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य है। उसके बाद हम देखते हैं नेवासा जो स्थल है महाराष्ट्र में, नेवासा के निकट चिरकी में हैंड एक्स व खुरचनी पाए गए हैं, ठीक है। और एक स्थल है पाटन जो स्थल है पूरा पाषाणकालीन ही स्थल है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूरा पाषाण काल ही पढ़ रहे थे। पूरा पाषाण काल के जो 3 भाग थे, कौन कौन से भाग थे? पूरा पाषाण के काल का जो 3 भाग थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसमें काल था उसमें जो काल था निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल था 20 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल का काल था 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। और अंतिम उच्च पूरा पाषाण काल का जो काल था 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक काल था। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 10, अब इसके पीछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे जा रहे हैं। 10,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक के हम लोग देखेंगे। हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद 9 पूरा पाषाण काल आएगा, लेकिन हम अभी इसे पढ़ते हैं। इस काल में बता दें कि क्या होता है कि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। मतलब कि दोनों कालों के बीच का ये काल आता है, उसके बीच में। अब आगे देखते हैं कि स्थूल हथियारों का स्थान अब छोटे उपकरण माइक्रोलिथ ने ले लिया था। माइक्रोलिथ, सबसे पहले हम ये बता दें कि इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, ठीक है।
स्थूल हथियारों का स्थान, मतलब अब धीरे धीरे छोटे हथियारों के मतलब कि इस्तेमाल होने लगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि छोटे छोटे हथियार, इसमें खुद बताया जाएगा कि हम बताएंगे आगे कि कौन कौन से हथियार हैं। मान लीजिए जैसे चाकू हो गया, वैसा छोटा छोटा हथियार। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिएगा तीर कमान, सबसे महत्वपूर्ण जो विकास हुआ है तीर कमान, बहुत ही यहाँ पे चौंकाने वाला यहाँ पे डाटा आता है, जिसमें तीर कमान का स्टार्ट हो चुका है, जिससे शिकार करने में भारी बदलाव आया और बहुत इजी से शिकार कर पाते होंगे। जानवरों के दूर से भी शिकार किया जा सकता था। अब केवल बड़े जानवर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जानवर जैसे पक्षी व मछलियाँ भी पकड़ी जाने लगी थी। और इसी के काल में दो स्थल मिलते हैं जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलता है, जिसमें प्रथम स्थल है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और दूसरा स्थल है राजस्थान के बागौर। ठीक है। और इसमें उपकरण देखिए, ब्लेड, क्रोड, नुकीला औजार, देखे ना छोटा छोटा उपकरण है। और अगला इसमें और उपकरण है त्रिकोण, जैसे कि त्रिभुज हो गया, ऐसे उपकरण। और नौ चंद्राकार जैसा उपकरण एक होता था। ठीक है। औजार बनाने की तकनीकों में प्लूटिंग कहते हैं। हाँ, इस काल का जो औजार बनाने की तकनीक है उसे प्लूटिंग कहते हैं। यहाँ से भी कुछ सवाल बनते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थल है, उसका लोकेशन। मैप थोड़ा गलती लग गया है तो ध्यान रखिएगा उसका। बागौर राजस्थान में शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि मिलती है। और आपको याद है कि बागौर राजस्थान से ही पशुपालन के भी अवशेष मिलते हैं। लेखनहिया उत्तर प्रदेश में जो है 17 नर कंकाल प्राप्त। अधिकांश का सिर पश्चिम दिशा में है, मतलब मानव का कंकाल मिला है और अधिकांश के सिर क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ लेटाया गया है। कहाँ पे, लेखनहिया में, लेखनहिया नहीं लेखहिया, सॉरी। उसके बाद है बगई खोर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद महदहा उत्तर प्रदेश, इम्पोर्टेंट है। महदहा उत्तर प्रदेश में मानव अस्थि पंजर और युगल समाधियों का दफन, मतलब कि अस्थि पंजर भी मिला है मानव का और युगल समाधियों का भी, मतलब कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। हम आपको PDF देंगे ना, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ हो सकता है इसमें मिस प्रिंट होगा तो हम बता देते हैं यहाँ पे कि महदहा से क्या मिला है। महदहा से 2 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है। और सराय नहर राय से, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, इसमें बोल दिया था। यहाँ पे प्रथम मानव का अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे प्रथम मानव के अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से, सराय नहर राय से। और है एक, और हम बात करेंगे यहीं पे स्थल है जैसे कि टोरी तमिलनाडु के पास है। यहाँ पे टोरी जो स्थल है तमिलनाडु के पास, ये वाला टोरी है। यह स्थल तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ प्रस्तर का उद्योग का कच्चा माल प्राप्त हुआ करता था। और लंघनाज की बात करेंगे। लंघनाज में कोई धातु का उपकरण नहीं है। यहाँ पे लंघनाज है, कोई धातु का उपकरण नहीं है। तिलवारा में बस यही मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि इसमें यह जो संस्कृति है
गंगा और यमुना के दोआबों में, जैसे गंगा नदी जाती है और ये यमुना नदी यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है, तो बोल रहा है कि इनके दोआबों में ये जो संस्कृति है ये विकसित हुई है। मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है विशिष्ट मृदभांड के साक्ष्य और हस्तिनापुर व अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। हस्तिनापुर कहाँ है? दिल्ली के पास है। और विशिष्ट मृदभांड के साक्ष्य भी मिला है। और यहाँ पे भीमबेटका के बारे में हम आपको बताए हैं कि वर्ष 1958 में V.S. वकाड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज किया था। ये गुफाएं शैल चित्र और रॉक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं से पता चलता है कि मानव जो है पहले क्या किया करता था, उनके उसी चित्र के कारण बहुत सारे मानव की क्रियाओं के बारे में पता चलता है। तो और एक और क्वेश्चन है, हम आपको बताएं हैं कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया जाता है, तो जुलाई 2003 में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नवपाषाण काल। देखिए यहाँ पे नवपाषाण काल, यहाँ पे फोटो से ही दिख रहा है, यहाँ पे हेडिंग से ही दिख रहा है कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, नवपाषाण काल का जो काल है 8000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पे मुख्य विशेषताएं क्या है कि अब देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मुख्य विशेषताएं यही है कि कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका है, चाक का आविष्कार हो चुका है, पशुपालन का विस्तार हो चुका है और पत्थरों के औजारों पर पॉलिश किया जाने लगा है। ये ध्यान रखिएगा, पत्थर के औजारों को पॉलिश, जो मृदभांड भी बनाए जाएंगे उस पर भी पॉलिश होने लगा है। मृदभांड तो बनाया ही जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है। जब इतना सारा हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि एक स्थान पर टिक कर रहना, जिसके कारण क्या हुआ है कि ग्राम समुदायों की शुरुआत हो चुका है। धीरे धीरे इतिहास में हम आगे बढ़ते हुए आधुनिक युग तक आ जाएंगे। अब देखिए कि क्या हुआ, कृषि तकनीकों का शुरुआत हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक साथ रहने लगे तो आइडिया डेवलप होने लगा। उसके बाद है कि प्रकृति पर अधिक नियंत्रण और प्रकृति संसाधनों का दोहन। अब इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकृति पर अधिक नियंत्रण हुआ एक जगह रहने के कारण। और प्रकृति का दोहन कहने का मतलब कि प्रकृति से लकड़ी निकाला गया, प्रकृति से बहुत सारी जैसे कि लोहा निकाला गया, तो उसका उपयोग करके अलग अलग उपकरण बनाए गए। प्रकृति से लकड़ी निकाल कर जैसे कि कोई अलग उपकरण बनाया गया, चक्का बनाया गया, बैलगाड़ी जैसी चीज़ें बनाई गई। तो इसी को दोहन बोलते हैं। एक ही चीज़ से अलग अलग रूप में हम चीज़ों को बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, इसी को दोहन बोला जाता है। दक्षिण भारत व अन्य तत्व हम देखते हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? रागी फसल थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम बार बार आपको एक चीज़ नोटिस करवाएंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसे पूछा जाता है। खुदाई से प्राप्त हड्डियों के संकेत मिलता है कि उनका उपयोग भार वाहन व हल चलाने में होता था। बोलता है कि जब वहाँ पे खुदाई हुआ ना, तो पशुओं की हड्डियों से यह संकेत मिलता है, हड्डियों से ही पता चल जाता है कि उन पे भारी वस्तुओं की ढुलाई होती थी, और जिसके कारण उसे पता चलता है। ऊपरी मध्य व दक्कन, ऊपरी मध्य व पश्चिमी दक्कन की नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि ताम्रपाषाण काल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ताम्रपाषाण मतलब कि तांबा की वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब तांबा मिलना भी शुरू हो चुका है। बोला जा रहा है ये कि ऊपरी मध्य व पश्चिमी दक्कन, मतलब कि ऊपरी मध्य भारत के ऊपर का मध्य और पश्चिमी दक्कन क्षेत्र, पश्चिमी साइड दक्कन क्षेत्र, ये दक्कन क्षेत्र है। ठीक है, दक्कन क्षेत्र पश्चिम साइड। तो बोल रहा है यहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं, ये पता चलता है कि अब ताम्रपाषाण की ओर मतलब ये सभ्यता है ताम्रपाषाण की ओर आगे बढ़ चुका है। पूर्वी भारत में असम,
पूर्वी भारत में असम, मेघालय एवं गारो की पहाड़ियों में भी नौपाषाण स्थल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेष स्थल इसमें देखिए स्थल कौन कौन सा है। इसमें स्थल है देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से लोगों को कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में रहते थे और यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। जौ की 2 किस्में पाई जाती थी और गेहूं की 3 किस्में पाई जाती थी। यहाँ लोग कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे और यहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। उसके बाद कश्मीर घाटी में देखें तो कश्मीर घाटी की नौपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? गर्त आवास हुआ करता था। गर्त आवास कहने का मतलब कि जमीन के नीचे घर होता था और वहाँ पे लोग रहते थे। प्रमुख स्थल यहाँ पे है बुर्ज होम और गुफा कराल। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2 स्थल मिलते हैं। 2 स्थल मिलते हैं कौन कौन से? गुफा कराल और बुर्ज होम। आगे बढ़ते हैं। नौपाषाणकालीन स्थल का भाग, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं स्थल कौन कौन से स्थल हैं। बुर्ज होम से ध्यान रखेंगे हम लोग। बुर्ज होम में कब्रों में मनुष्यों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की प्रथा थी, बुर्ज होम कश्मीर में। उसके बाद गुफा कराल। गुफा कराल में यहाँ पर गर्द आवास हुआ करता था और पत्थर एवं हड्डियों के औजार मृदभांडों की विविधता हुआ करती थी। अलग अलग प्रकार की मृदभांड यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सरायखोला में घर्षित पत्थरों के अनेक उपकरण प्राप्त हुआ है। चिरांद बिहार में हड्डियों का उपकरण। कोल्डिहवा में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है देखिएगा, चिरांद जो है बिहार के सारण जिला में है, जो कि यहाँ पे हड्डियों का उपकरण मिलता है। और कोल्डिहवा में धान की प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। उसके बाद है चौपानी मांडो पेलन घाटी में है। मृदभांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। उसके बाद है पूर्वोत्तर की बात करें कि सारू तारू असम में है, जो यहाँ पे एक कुल्हाड़ी और रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिला है। कुल्हाड़ी है और रस्सी छाप मतलब कि एक घड़ा पे इस पे रस्सी का छाप ऐसे यहाँ पे इस पे बनाया गया है। उसके बाद कुचाई है। यहाँ से पॉलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे है पायंथो रंगलाटिन, ठीक है। तो यहाँ से हाथ की रस्सी वाले मृदभांड मिलते हैं। और उसके बाद है क्या? संगनकल्लू कर्नाटक। यहाँ से राख के टीले मिले हैं जो नौपाषाणकालीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष थे। और आगे है ब्रह्मगिरी जो यहाँ पे देखेंगे। ब्रह्मगिरी जो है यहाँ पर पाए गए पॉलिश युक्त उपकरण और लौह के पूर्व माने जाते हैं। यहाँ पे पॉलिश उपकरण मिलते हैं। और उतनूर आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य और राख के टीले भी मिलता है। और एक और है पय्यमपल्ली, यहाँ भी ये भी नौपाषाणकालीन स्थल है और इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नौपाषाणकालीन स्थल का भाग 2 यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि कुछ स्थल है जैसे कि सेनुआर बिहार में है, जलीलपुर, मस्की, हल्लूर, तोकनकोट्टा, पिकली हॉल कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा, उतनूर। यहाँ पे विवरण दिया गया है, 1 मिनट हम बताते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। चिरांद के साथ हड्डी के औजारों को प्रसिद्ध
गंगा घाटी में मिलता है। मछली पकड़ने के साक्ष्य अब होने लगा है यहाँ पे नवपाषाण काल में। दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन नवपाषाण स्थल वस्त्र निर्माण के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों का प्रतिनिधित्व भी करता है और नवपाषाणकालीन स्थल यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल। मानव अब आगे बढ़ चुका है तो तांबा उसको एक धातु मिल चुका है जो कि ताम्रपाषाण काल इसे भी कहते हैं, जो कि तांबा का युग कहते हैं। ठीक है, इसको चैल्कोलिथ भी कहा जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, किस काल को चैल्कोलिथ कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल, तांबा का युग को जो था, तांबा का काल था, उसे चैल्कोलिथ कहा जाता था। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मिले और उसकी संस्कृतियाँ का नाम क्या है। बनास एवं आहड़ संस्कृति कहाँ पे था? राजस्थान में। कैथा संस्कृति कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा इसको। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में और मालवा संस्कृति मालवा क्षेत्र में है, जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो हम सारांश में देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो डेट क्या है, 20 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ पे हस्त कुठार आग का ज्ञान था, परंतु एक तरह से हाँ आग का ज्ञान था बोल सकते हैं पूरे तरह से। और गुफा चित्रकारी यहाँ पे भीमबेटका मिलता है। मध्य पूरा पाषाण काल हम देखते हैं 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक। इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तीर कमान यहाँ पे प्लूटिंग तकनीक, जो कि उपकरण बनाने का एक तकनीक था। पशुपालन होने लगा था, पशुपालन का शुरुआत हो चुका था यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। और नवपाषाणकालीन जो है नवपाषाण काल, उसमें 8,000 से 2,500 ईसा पूर्व। इसमें कृषि, चौक, पॉलिशदार औजार, ग्राम समुदाय का शुरुआत हो चुका था। और लास्ट था कि ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में नवपाषाण काल के बाद पत्थर प्लस तांबे के उपकरण, बनास संस्कृति, कैथा, जोरवे, मालवा संस्कृति। आप इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि किस राज्य में ये संस्कृतियाँ पाई जाती है। और यहीं पे वीडियो अंत होता है। और हम आपको इस रिवीजन करने के लिए हम आपको एक PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, लगभग समझ में आया होगा। हमारा पहला कोशिश था, अभी पहला वीडियो है, तो हो सकता है कुछ कमियां भी होगी। हम धीरे धीरे इसको ठीक कर लेंगे, बस आप सब अपना साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, मिलेंगे हम। अगला चैप्टर होगा मेरा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।